देखें, सीटेट में और यूपीटेट में उत्तीर्ण होने के लिए आपके सिलेबस हम मनोविज्ञान संपूर्ण अध्ययन सिलेबस पर पाठ कर रहे हैं, जिसमें यूपीटेट आपका यूपीटेट के लिए दे रहे हैं। और इस मनोविज्ञान में हम जूनियर हाई स्कूल तथा आपका प्राइमरी स्कूल दोनों कक्षाओं का ये सिलेबस बता रहे हैं। और इस सिलेबस के अंतर्गत चैप्टर देखते हैं। नंबर 1, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें पहला है शिक्षा मनोविज्ञान। चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान। चैप्टर संख्या 2 है अधिगम। तीसरा है बाल विकास। चौथा है व्यक्तित्व। पांचवा है बुद्धि। छठवां है प्रेरण 6 पॉइंट। सातवां है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आठवां है विकास एवं शिक्षा में निहितार्थ। विकास एवं शिक्षा में निहितार्थ। मनोविज्ञान, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी और जूनियर दोनों स्तरों पर इन चैप्टरों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके वैज्ञानिक जो हैं, जो अपने नियम दिए हैं, उन नियमों के विषय में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इन्हीं पर प्रश्न बनते भी हैं। और देखा जाए बुक पब्लिकेशन अन्य सिलेबसों से, तो ये चैप्टर बहुत है। जैसे आपका प्रकाशन है, प्रयाग प्रकाशन, साहित्य प्रकाशन, अन्य प्रकाशन है। और उन प्रकाशनों से हटकर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस हम दे रहे हैं। और इन्हीं अध्यायों पर, इन्हीं अभ्यासों पर प्रश्न आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। हम संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण सिलेबस इसी चैप्टर में दे रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आपको नोट्स चाहिए, सिलेबस चाहिए, PDF चाहिए, तो हमारे इस YouTube पर
या हमारे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यह उत्तीर्ण होने के लिए आपकी बहुत महत्वपूर्ण कसौटी है। तो एक उदाहरण आता है, जैसे 2 में से 1 छोड़ना पड़ता है, वो क्या है? लाइफ में 2 में से 1 छोड़ना पड़ता है, क्या है? पहली है नौकरी या लापरवाही। यदि लापरवाही करते हैं तो असफल होते हैं, बार बार परीक्षाओं में बैठते हैं। और यदि नौकरी या कोई उद्देश्य मान के चलते हैं तो अवश्य सफल होते हैं। तो आइए हम इस चैप्टरों पर एक एक चैप्टर पर अध्ययन करते हैं। व्यक्तित्व पर पहला चैप्टर हम व्यक्तित्व पर लेते हैं। इस चैप्टर पर हम शुरू करते हैं। व्यक्तित्व शब्द क्या है? देखें, ये लैटिन भाषा से उद्भव है। व्यक्तित्व का अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व का अर्थ होता है मुखौटा, सामने। वर्तमान समय में बाहरी आंतरिक गुणों को समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। ये कहा जाता है कि वर्तमान समय में बाहरी और आंतरिक गुणों को समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत को प्रकट किया है। जैसे आल्फोर्ड ने दिया, आल्फोर्ड ने दिया था कि मनोदैविक व्यवस्था का गत्यात्मक संगठन है। यानी मनोदैहिक व्यवस्था का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण व समाजीकरण से समायोजित होता है। जो आपका वातावरण और सामाजिककरण से समायोजित होता है। तो आल्फोर्ड ने अपने मत को इसी तथ्यों पर रखा, जिसमें आपका अंग्रेजी में होता है अर्थ पर्सनालिटी। योग्यता, मुखौटा, पर्सनालिटी। अब इसी पर्सनालिटी के अंतर्गत गिलफोर्ड ने नियम दिया। गिलफोर्ड ने कहा, व्यक्तित्व गुणों का सामंतित रूप है। आपका व्यक्तित्व गुणों का समांतित रूप है। इन्होंने ये अपना मत किया और अपने मत में गिलफोर्ड ने कहा, व्यक्तित्व एक गुणों का समांतित रूप है। इन्होंने एक समांतित रूप का रूप दिया। इसी के अनुसार वुडवर्थ ने क्या दिया था? वुडवर्थ ने दिया कि व्यक्तित्व व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। वुडवर्थ ने दिया व्यक्तित्व व्यवहार
व्यक्तित्व व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। ठीक है, ये वुडवर्थ ने दिया था, इसी पर मार्टन ने दिया। मार्टन ने दिया था व्यक्तित्व के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्ति, भावना, इच्छा आदि को यह अवशोषित करती है। तो इन्होंने मार्टन ने दिया व्यक्तित्व के जन्मजाल तथा व्यक्तित्व के जन्मजाल तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्ति, भावना, इच्छा आदि है, आदि पर यह आधारित होती है। इसी को बिंग एवं हंट ने दिया। बिंग एवं हंट, इसी को बिंग हंट ने दिया। बिंग हंट ने दिया कि बिंग एवं हंट ने यह नियम दिया कि यह एक समायोजन सामाजिक अभिव्यक्ति है। समायोजन सामाजिक अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्तित्व है। इन्होंने बिंग और हंट ने दिया व्यक्तित्व की परिभाषा को। इसी के साथ आल्फोर्ट ने दिया व्यक्तित्व मनुष्य शरीर आंतरिक वृत्तियों को अपने वातावरण के साथ समायोजित करता है, जिसमें आल्फोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व मनुष्य शारीरिक आंतरिक प्रवृत्तियां आदि को उन्होंने समायोजित किया है। तो इस तरह से यह जो है विभिन्न वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विषय में अपनी मत को रखा और इस मत को उन्होंने समझाया। इसी तरह इस प्रकार व्यक्ति समस्त मानसिक तथा सामाजिक शारीरिक गुणों को गतिशील संगठन जो वातावरण के साथ समायोजित करता है, वही व्यक्तित्व की पहचान कराता है। यह एक व्यक्ति मापन के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्यक्ति मापन के सिद्धांत आइए हम देखते हैं। व्यक्ति मापन के सिद्धांत में विधोनकोट विशेषक सिद्धांत कैटल
इसको देने वाला कैटल था। इन्होंने कैटल ने इस सिद्धांत को दिया। और दूसरा इसका जागो। जागो, किसको जागो, किसको जगाया, जीव, जी को। इसको कौन दिया, गोल्डस्टीन ने दिया। गोल्डस्टीन ने इस नियम को दिया, जागो अर्थात जीव के प्रति। अ प्लस म, आ प्लस म, इस शब्द को उन्होंने दिया आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान को उन्होंने दिया, मार्शलो ने इसको दिया। मार्शलो ने इन नियम को दिया। व्यक्ति अर्थात मापन, यह है। ह धन में, ह धन में हार्मिक क्या शब्द होता है, हार्मिक को देने वाला मैकडूगल था। मैकडूगल वैज्ञानिक ने ह धन में हार्मिक सिद्धांत इन्होंने दिया। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अगला दिखाते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आपका प्रत्येक प्रश्न तैयार होगा, संपूर्ण अध्ययन पढ़ेंगे। मिटा नहीं रहा है साफ, स्याही में अंतर होता है। ये स्याही ऐसी है जो मिटने में प्रॉब्लम हो रहा है, आधे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। अब हम दूसरे मार्कर का प्रयोग करेंगे जिससे मिटाने में आसानी हो, और इस मार्कर से मिटने में प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा समय का वेस्ट हो रहा है।
आइए हम इसके आगे चलते हैं। अगला आपका पड़ेगा 6 व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में 4 चैप्टर है। अगला सिद्धांत है इसका मागना। 6 है मागना, मागना प्लस है। यह किसने दिया था? मागना प्लस है, मागना प्लस है अर्थात मांग सिद्धांत। क्या है? मांग सिद्धांत। मांग सिद्धांत में हेनरी मुर्रे ने दिया था। कौन दिया था? हेनरी मुर्रे। इन्होंने मांगना है मांग सिद्धांत दिया, हेनरी मुर्रे। मन से 7वां, मन से इसको देने वाला मन प्लस से, बीच में प्लस, मन प्लस से। तो मनोविश्लेषक अर्थ होगा मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण को देने वाला सिंह। मन फायर्ड अर्थात फायर्ड कह सकते हैं। सिंह मंड फायर्ड। अगला दिया था शरीर से 8वां, शरीर से। शरीर प्लस से, प्लस लगा दीजिएगा, शरीर प्लस से। तो अर्थ हुआ, सिद्धांत हुआ शरीर से, शरीर से। शरीर की रचना, रचना इनका देने वाला वैज्ञानिक का नाम सेल्डन था। इसी तरह से इन्होंने वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत को विभिन्न प्रकार के तथ्यों पर रखा और ये तथ्य बारी बारी से हमने आपको दिखा दिया। छोटे शब्दों में आते हैं। आइए हम बड़े शब्दों को देखते हैं। बड़े शब्दों में व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। चित्र में व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत देखें। प्रमुख सिद्धांत पॉइंट 1। प्रमुख सिद्धांत में क्या थे? पहला सिद्धांत था इदम, इदम, इदम। दूसरा था अहम, अहम। तीसरा था परम। चौथा था चौथा इसमें नहीं था, परम अहम, अहम, अहम। ये 3 नियम था और इन 3 नियमों के साथ साथ अन्य नियम इसमें दिए गए, जैसे में मनोविश्लेषण सिद्धांत। अब देखिए इनका अर्थ, इदम में जन्म
प्रकृति अहम में सामाजिक व परंपरा सामाजिक एवं परंपराएं और इसमें परम अहम में जीवन की प्रेरणा का समायोजन मिला। जीवन के प्रेरणा व समायोजन इन तथ्यों को मिला। अब ये मनोविश्लेषण सिद्धांत में यह देखा गया। पहला नियम मनोविश्लेषण इसमें देखा गया। दूसरा ऑप्शन में हम चलते हैं शरीर रचना सिद्धांत। शरीर रचना सिद्धांत इसमें क्या था, सेल्डन ने दिया था। शरीर रचना गठन के आधार पर व्यक्तित्व व्याख्या प्रदान करता, माने शरीर रचना में व्यक्ति की शारीरिक रचना गठन के आधार पर व्यक्तित्व व्याख्या किया जाता है। तो ये शारीरिक रचना पर निर्धारित होता है। इनके बाद हम अगले स्टेप पर चलते हैं। गोल आकृति, इसी में गोल आकृति गोल आकृति का अर्थ क्या है? गोल आकृति जिसमें भोजन, आराम, शौक, परंपरावादी, सहनशीलता, सामाजिक हंसमुख आदि यह जो है गोल कृत्य के अंतर्गत आता है। गोल कृत्य में आपका जिसमें भोजन, आराम, शौकीन, परंपरावादी तथा सहनशील और सामाजिक गुणों में भिन्नताएं आती हैं। इनके बाद आयत आकृति, दूसरा आयत आकृति। आयत आकृति क्या है? आयत आकृति में रोमांचिक बहुत सुंदर, प्रभुत्ववादी, जोशीले, उद्देश्य, क्रोधी प्रकृति के लोग आते हैं। तो इसमें रोमांचिक, प्रभुत्वकारी, जोशीले, उद्देश्ययुक्त, क्रोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति आते हैं। तीसरा आपका आता है आवृत्ति। आवृत्ति के अंतर्गत आने वाले आपके लंबिती या आवृत्ति, एक ही लंबिती या आवृत्ति। आवृत्ति में देखें गुमसुम एकांत में बैठना, अल्प निद्रा, कम समय में सोना, जाग जाना, एकांकी, जल्दी थकान, जल्दी आराम की चेष्टा, यह प्रक्रियाएं जो है लंबिती आकृति में आता है, जिसमें यह व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अवरोधों को होता है। तीसरा विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत कैटल ने दिया था। कैटल
यह वैज्ञानिक कैटल ने दिया था। इसमें कैटल के अनुसार, ये कैटल ने अपने शब्दों को प्रकाशन में दिया, जो विभिन्न शब्द आए थे इसमें। कैटल ने अपने मतानुसार दिया। व्यक्तित्व पर अध्ययन करते हुए उन्होंने बताया कि धनात्मक, संवेगात्मक, स्थिरता, सामाजिकता, बुद्धि, मानसिक रचना, निरंतरता, नियमितता के द्वारा जाना जाता है। तो कैटल ने इन तथ्यों पर बल दिया, अपनी व्याख्या दिया कि धनात्मक, संवेगात्मक, स्थिरता, सामाजिकता, बुद्धि, मानसिक रचना, निरंतरता, नियमितता आदि के द्वारा जाना जाता है। मांग सिद्धांत में हेनरी ने दिया था फोर्थ नियम। मांग सिद्धांत हेनरी ने दिया था। हेनरी ने अपने मत अनुसार कुछ शब्दों का प्रयोग उन्होंने इन में दिया। उनके क्या थे? जैसे आपका वातावरण, देश का वातावरण कैसा होना चाहिए व्यक्तित्व में, अंतर्निहित दबाव के कारण जीवन में 40 मांग की आवश्यकताएं होती हैं। जीवन में 40 मांग की आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए व्यक्ति वातावरण, अंतर्निहित दबाव के कारण जीवन में 40 मांगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसी के साथ साथ व्यक्तित्व के प्रकार हम देखेंगे। व्यक्तित्व के प्रकार, इन प्रकारों के विषय में अध्ययन करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे पश्चात दृष्टिकोण से, पश्चात दृष्टिकोण, पश्चात दृष्टिकोण से देखने पर इनके विभिन्न आते हैं। जैसे क्रेमसर के अनुसार, क्वांटिक क्रेमसर के अनुसार, क्रेमसर के अनुसार व्यक्ति का विकास विभिन्न चरणों में होता है। वह विभिन्न मदों में होता है। उन्हें हम देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। जैसे में स्थूल काय, नंबर 1 स्थूल काय। स्थूल काय में कैसे व्यक्ति आते हैं? आपके स्थूल काय में नाटे व्यक्ति आते हैं। नाटे व्यक्ति। दूसरा सुडौल काय। सुडौल काय, तो सुडौल काल में कैसे व्यक्ति आते हैं? खेल खेलने वाले खिलाड़ी व्यक्ति कहते हैं। खिलाड़ी व्यक्ति। इस सुडौल काल में अक्सर खिलाड़ी व्यक्ति आते हैं, उनकी प्रवृत्तियां होती है। अगला है क्षीणकाल। क्षीणकाल में आने वाले आपके दुर्बल शरीर। इस कैटेगरी में आने वाले
दुर्बल कैटेगरी के व्यक्ति आते हैं। इनके बाद मिश्रित काय आती है। मिश्रित काय, मिश्रित काय में आपके आने वाले आते हैं मिले जुले, मिले जुले समान, मिले जुले समान व्यक्ति आते हैं, सामान्य व्यक्ति आते हैं। अब इसी को देखते हुए सैलडन के अनुसार दूसरा, सैलडन के अनुसार, सैलडन के अनुसार इसमें देखा गया कि सैलडन में स्वभाव के अनुसार, सैलडन ने स्वभाव के आधार पर निर्धारित किया और इन स्वभावों में शारीरिक रचना में देखा गया बिसोरोटानिक, पहला बिसोरोटानिक, बिसोरोटानिक में आने वाले कैसे कैसे आते हैं? बिसोरोटानिक में आने वाले व्यक्ति मस्त मौला, मस्त मौला जो हमेशा मस्त मौला होते हैं, एनी टाइम उनके साथ कोई प्रॉब्लम भी आता है तभी उस प्रॉब्लम को मस्त मौला में देखते हैं और आराम पसंद करते हैं, अधिकतर स्वतंत्र रहने वाले होते हैं, जो अस्थाई स्वतंत्र होते हैं और इसी के साथ साथ खाने पीने के शौकीन होते हैं, खाने पीने की चेष्टा बहुत होती है। ऐसे व्यक्तियों में प्यार का इच्छा बहुत होती है, प्यार की इच्छाएं इन व्यक्तियों में बहुत होती है। और दूसरा था सोमैटिक, सोमैटिक टॉनिक, इनके अंतर्गत आने वाले व्यक्ति बहुत, चले हम इनके लिखते भी जाएं, मस्त मौला, मस्त मौला के साथ साथ खाने पीने में शौकीन, आनंद, खाना पीना शौकीन, प्यार इच्छा, प्यार की इच्छुक होते हैं। सोमैटिक टॉनिक में कर्मठ, होते हैं, अस्पष्ट, साहसी, शक्तिशाली, आदि, अधिकार प्रिय आदि ऐसे जो व्यक्ति सोमैटिक टॉनिक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा ऑप्शन है सैरोपिकनिक टॉनिक, सैरोपिकनिक टॉनिक, सैरोपिकनिक टॉनिक में आने वाले, सैरोपिकनिक टॉनिक में आने वाले बहुत से ऐसे हैं। उसमें देखा गया
आपका शर्मीले, बहुत काफी शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति आते हैं, संकोची आते हैं, संकोची, शर्मीले, एकांत प्रिय, एकांत प्रिय और साथ साथ दुखी, परेशान, दुखी, परेशान, मुखी। ऐसे व्यक्ति सोमन टॉनिक में सैरोपिक टॉनिक के अंतर्गत आते हैं, जो बहुत शर्मीले, संकोची, एकांत प्रिय, दुखी, परसोल मुख व्यक्ति आते हैं। अब हम आगे इसके सेल्गर के अनुसार बताएंगे। ये मिलाने में अच्छा काम किया, जिसमें आपका देखें आपका तीसरा नियम इस्पेगलर के अनुसार इसमें निम्नवत दी गई, जैसे सैद्धांतिकी प्रवृत्ति वाले, देखिए इस रेगुलर के अनुसार बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति आते हैं, जो अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं और अपने वसूल के पक्के होते हैं, अपने कथन पर पक्के होने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है इस कैटेगरी में आते हैं। इसी के साथ साथ उनके अंदर सामाजिकता भरी होती है। दूसरा ऑप्शन सामाजिक, उनके अंदर सामाजिकता कूट कूट कर भरी होती है। सामाजिक पहलुओं पर व्यक्तियों से संबंध आदि कूट कूट जो है भरा होता है। ऐसे व्यक्ति आते हैं। इसी बात तीसरा है राजनैतिक। इनके अंतर्गत आने वाले राजनैतिक, जैसे राजनैतिक प्रवृत्ति वाले, चेष्टा रखने वाले, हम करने वाले, ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अपनी प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं दूसरों के प्रति, समाज में, वातावरण में वो अपनी प्रवृत्ति को जो है दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है इस रेगुलर के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ सौंदर्य, चौथा सौंदर्यात्मक, ऐसे भी व्यक्ति आते हैं। सौंदर्यात्मक प्रदर्शन, सामाजिक, छठवां, पांचवा आते हैं आर्थिक प्रवृत्ति में, आर्थिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। और लास्ट पॉइंट इसकी है धार्मिक प्रवृत्ति के भी इस रेगुलर के अंतर्गत धार्मिक भी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो है आते हैं। तो इस कैटेगरी के पुरुष इस कैटेगरी में सम्मिलित होते हैं। आइए हम चौथा नियम देखते हैं। इसका चौथा नियम है जुंग द्वारा मनोवैज्ञानिक, जुंग हंट
जुंग के अनुसार इनका वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में किया गया। जुंग के अंतर्गत इनका वर्गीकरण हमने 3 भागों में किया। वह 3 भाग आपके कौन कौन से 3 भाग आपके हैं, आइए हम उसे दिखाते हैं। नंबर 1, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी में आने वाले आपके एक कैसे विचार वाले आते हैं? अंतर्मुखी, इसमें आने वाले आपके आदर्शवादी होते हैं और संकोची स्वभाव के भी होते हैं। विचार को स्पष्ट करने देखिए, हम व्यक्तित्व मापन विधि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इन चर्चाओं में सुनाएंगे कि व्यक्तित्व के मापन किन किन तथ्यों पर किया जाता है और यह क्या विधि होती है। पहला इसमें स्टेप आता है प्रेक्षण या प्रेक्षणी विधियां। नंबर 1, प्रेक्षण या प्रेक्षणी विधियां। प्रेक्षण और प्रेक्षणी विधियां में सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार इन्होंने अपने मत को इन प्रश्नों पर रखा। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार देखा गया अपनी बात, विचार और भावनाओं आदि को स्वयं बताकर किसी अन्य उद्देश्य प्रेक्षण विधि के माध्यम से अवचेतना मन की बात को ज्ञात किया जाता है। ये सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार इन्होंने दिया कि किसी भी अपनी बातों, विचारों और भावनाओं आदि को स्वयं बताकर के किसी दूसरे को आकर्षित करना तथा उसे प्रेक्षण देना प्रेक्षण विधि का रूप है। साथ ही साथ माध्यम में अवचेतना मन की बातों को ज्ञात करना, मन की बातों को ज्ञात करके उन मन को टटोलना, ये सारी तथ्य जो है आपके प्रेक्षण विधियां आती है। प्रेक्षण विधियां में निम्न तथ्य आए जिसमें देखा गया पहला TAT, कैपिटल TAT, इनके अंतर्गत बाल सम प्रत्यक्ष परीक्षण, बाल सम प्रत्यक्ष परीक्षण, प्रत्यक्ष परीक्षण
जिसको देने वाला बेलोप ने दिया। दूसरा IBT इनके अंतर्गत रोसर्रा शाही धब्बा परीक्षण आया। रोसर्रा शाही धब्बा परीक्षण आया, जिसको वैज्ञानिक आपका हार्मन ने दिया। ए पेलोस को आपका CAT का दिया था, ये मार्गन और मुर्रे ने दिया था। इस नियम को मार्गन मुर्रे ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। तीसरे चरण में आया था CAT। CAT में आपका बाल श्रम प्रत्यक्ष परीक्षण था, ये नहीं था आपका। इन्होंने दिया था प्रासंगिक अंतर्बोध, यह दिया था। और CAT में दिया था बाल श्रम प्रत्यक्ष परीक्षण, बाल श्रम प्रत्यक्ष परीक्षण। इस बेलोप यह वैज्ञानिक ने दिया था। चौथा इसका आया था चौथा वैज्ञानिक इसमें दिए थे, इनके अंतर्गत SCT में वाक्य पूर्ति इन्होंने दिया था। वाक्य पूर्ति शब्द आता है, इसमें पारन टेंडर्स ने दिया था। इन्होंने दिया था। पांचवा था FWAT। इसमें साहचर्य परीक्षण था। इसको देने वाला वैज्ञानिक था गाल्टन। तो ये सारी चीजें 5 पॉइंटें दी थी। 5 पॉइंटे में TAT प्रासंगिक अंतर्बोध तथा कक्षा प्रासंगिक परीक्षण था, जिसको मार्गन मुर्रे ने दिया। IBT रोसर्रा स्याही धब्बा था, ये
इनको हर्मन वैज्ञानिक ने दिया था। सीएटी बाल सम प्रत्यक्ष परीक्षण बेलोप ने दिया था। और एससीटी वाक्य पूर्ति पारन टाइंडर्स ने दिया था। और FWAT या था इसको साहचर्य परीक्षण, जिसमें गाल्टन ने इस नियम को दिया था। इसी तरह से यह आपके प्रेक्षण विधियां में इतने प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो वैज्ञानिक के नाम और ये प्रेक्षण विधि है। इन विधियों से इनका जो है किया जाता है परीक्षण। इनके बाद अन्य विधियां हैं, उस विधियों में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया और उनका हम नामांकन इसमें कर रहे हैं। जैसे आपका प्रश्न एक है, आत्मनिष्ठा या व्यक्ति निष्ठा। नंबर 1, आत्मनिष्ठा या व्यक्ति निष्ठा, इसको वैज्ञानिक आपका विलियम ने दिया था। विलियम वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरा था व्यक्ति इतिहास। व्यक्ति इतिहास इनको देने वाला टाइडरमैन था। टाइडरमैन वैज्ञानिक ने दिया था। तीसरा था प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि, इसको वुडवर्थ ने दिया था। वुडवर्थ। और चौथा पॉइंट था इसमें साक्षात्कार विधि थी। साक्षात्कार विधि थी। पांचवा वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि को वाटसन ने दिया था। सिक्स पॉइंट में आता है कार्य निर्धारण। कार्य निर्धारण अर्थात रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल इनका देने वाला अस्तन था। कार्लसन इन नियमों को दिया था। इसके आधार पर इस चैप्टर के व्यक्तित्व प्रश्न सभी खत्म होते हैं और इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप याद रखें। साथ ही साथ आने वाले सीटेट एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम परीक्षा में आप पूर्ण रूप से
तैयार होंगे। इसी के साथ साथ अगले चैप्टर हम अधिगम शुरू करते हैं। अधिगम शब्द में आइए देखते हैं क्या है। अधिगम अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। किसी भी भाषा को, किसी भी कला को सीखना अधिगम कहलाता है। इस अधिगम के अंतर्गत एक व्यापक, सतत, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है सीखना। आदमी पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है और इसी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं अधिगम। तो एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। उदाहरण में जैसे देखा जाए, बालक दीपक पकड़ने जाता है तो हाथ पीछे खींच लेता है। जो वह व्यक्ति देखता है उसके हाथ को पीछे खींच लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा सीखने की प्रेरणा डालता है, कोशिश करता है, लेकिन बैठा हुआ व्यक्ति हाथ को खींच लेता है। नहीं, ये ठीक नहीं। तो यह प्रक्रिया उत्पन्न होना मस्तिष्क में एक अधिगम की रूपरेखा है। इसी अधिगम के अंतर्गत आने वाले कुछ परिभाषाएं हैं। वे परिभाषाएं वैज्ञानिकों ने दिया है। जिनका हम देखते हैं। नंबर 1, वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने कहा सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। इन्होंने कहा सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, दूसरा वैज्ञानिक ने दिया स्किनर। स्किनर ने दिया इसी शब्दों को, सीखना व्यवहार में उपरोक्त सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में एक सामंजस्य प्रक्रिया है। एक सामंजस्य प्रक्रिया है। तीसरा उन्होंने दिया जेपी गिलफाई। गिलफार्ड इन्होंने दिया व्यवहार में परिवर्तन ही सीखने प्रक्रिया है। व्यवहार में
परिवर्तन एक सीखने की प्रक्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन एक सीखने की प्रक्रिया है, इन्होंने गिलफार्ड ने दिया। इसी के साथ साथ काल्विन ने दिया इसी नियम को। काल्विन ने अपने मतानुसार इस परिभाषा को दिया, पहले से निर्मित व्यवहार के अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम करते हैं। मतलब पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम करते हैं। ठीक है, इस तरह से यह नियम सत्यापन होता है। आइए हम चलते हैं सीखने के नियम। सीखने के नियम, सीखने के दैनिक जीवन में सीखने के विभिन्न नियम हैं। उस नियमों को हम देखते हैं। जैसे ईएल थर्नाइट ने इस नियम का प्रतिपादन किया। इसमें मुख्य नियम दो तरह से है। ई थर्नाइट ने दिया, इसमें दो नियम दिया उन्होंने। पहला मुख्य नियम, मुख्य नियम में उन्होंने दिया नंबर 1 क्या था? तत्परता का नियम। क्या दिया? तत्परता का नियम। कहने का अर्थ हुआ कि मनुष्य अपने जीवन में किसी भी तथ्य को सीखने के लिए उत्सुक होता है और वह कला को सीखता है और वह तत्पर रहता है सीखने के लिए। बात आती है सफल और सफल की। जो चीजें सफल हो जाती हैं, जो असफल हो जाती है, व्यक्ति असफल हो जाता है। लेकिन तत्परता यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में यह गुण निहित होता है। दूसरा आता है अभ्यास। देखिए, अभ्यास का नियम, प्रत्येक व्यक्तियों में यदि सीखने की क्षमता बन जाती है, वह बार बार किसी भी कार्य को रिवर्स करता है, बार बार उस क्रिया को दोहराता है। ऐसी क्रिया अभ्यास कहलाती है और अभ्यास का रूप धारण करती है। इसलिए मनुष्य अपने लाइफ में किसी भी कार्य को सीखने की प्रेरणा रखता है। तीसरा प्रश्न आता है उपयोग। भाई देखिए, जब भी किसी का प्रयोग हम करेंगे, उपयोग हम लेंगे, बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, तो दैनिक जीवन में वह चीजें, वह कलाएं एक सरल रूप धारण कर लेती हैं। इसी को हम उपयोग में शामिल किए गए हैं। इसके बाद अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में जैसे लाइफ में जो चीजें उपयोग में लाती गई वो तो विकसित हो गई, और जिन चीजों का उपयोग नहीं हुआ वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। जैसे मैं देखा है, विज्ञान के माध्यम से हमने जाना है, पढ़े हैं, जानते हैं कि मनुष्य के पास भी पूंछ थी, समजात अंग मनुष्य के पास थे, लेकिन जिन अंगों का उपयोग होता गया बारी बारी से, वो अंग बढ़ते गए
और जिन अंगों का उपयोग न हुआ वह अंग धीरे धीरे मनुष्य के शरीर से विलुप्त हो गए। इसी को हम उपयोग अनुपयोग से जानते हैं। हाथ है, बार बार उपयोग होता रहा इसलिए बढ़ते गए। पूंछ है आदमी की, अनुपयोग होती गई, खत्म हो गई। इस तरह से ये चीजें जो है जो उपयोग में आई बढ़ती गई, आदमी सीखता गया, परिपक्व हो गया, और जो चीजें पर गौर नहीं किया, जो चीजों को उन्होंने सीखा नहीं, वो धीरे धीरे अनुपयुक्त हो गई। इसके बाद आता है प्रभाव, पांचवा प्रभाव। देखें, कोई भी चीज, कोई भी कार्य करने के लिए एक प्रभाव होता है, दबाव जिसे कहते हैं, आकर्षण होता है। कोई चीज सीखने के लिए हम इच्छुक हैं और वस्तु आसान है सीखने के लिए, तो एक तरह से दोनों का प्रभाव बना हुआ है। उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु को हासिल करने के लिए हमारे अंदर क्षमता है। ऐसी प्रक्रिया प्रभाव के अंतर्गत आती है। इनके बाद उन्होंने दिया दूसरा, मुख्य के बाद दूसरा था गौण। गौण नियम। गौण नियम में नंबर 1 बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम जिसके अंतर्गत बहुत से कलाएं होती हैं, बहुत विधियां होती हैं किसी भी समस्या को हल करने के लिए। इस तरह से थर्नाइक ने गौण आंकड़े में बहु अनुक्रिया का नियम दिया। दूसरी, मानसिक स्थिति का नियम। स्थिति का नियम उन्होंने किसी भी कला को, किसी भी प्रशिक्षण को, किसी भी उद्योग धंधे को यदि आपको अर्जित करना है, सीखना है, तो आपके अंदर मानसिक स्थिरता को लाना पड़ेगा। जब तक मानसिक स्थिरता नहीं लाएंगे तब तक वह कला आपके अंदर निहित नहीं हो सकती है, आप उस कला को अर्जित नहीं कर सकते हैं। ऐसी मानसिक स्थिति का नियम होता है। इनके बाद आंशिक क्रिया का नियम आता है। आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया में पूर्ण रूप से ये देखा गया है कि किसी भी कार्य को हासिल करने के लिए अगर पूर्ण रूप से हम सक्षम हैं, उसे अर्जित करने में उत्सुक हैं, उस वस्तु को, उस चीज को हम प्राप्त कर लेंगे। हम पूर्ण रूप से आत्मविश्वास के साथ लगनशील हो जाएंगे उस चीज को हासिल करने। यह आंशिक प्रक्रिया होती है, आंशिक क्रिया का नियम होता है। इसके बाद समानता का नियम। समानता का नियम। समानता का नियम देखिए भाई, किसी भी दोनों की समानता, सीखने और सिखाने, सीखने और वस्तु। पता चला हमारी इच्छाएं कि हम सीख लें, सामग्री नहीं है, वस्तु नहीं है, तो कैसे सीख पाएंगे, या सिखाने वाला नहीं है। तो कहने का अर्थ यह होगा कि दोनों की समानताएं समान होनी चाहिए, तब व्यक्ति उस कार्य को हासिल करेगा, उस कार्य तक पहुंचता है। यदि ये चीजें नहीं हो तो समानताएं जो है छोड़ देते हैं, अर्थात अंतराल हो जाता है सीखने में। इसलिए समानता का नियम अनिवार्य होता है। चौथा है, पांचवा, साहचर्य परिवर्तन। साहचर्य परिवर्तन का नियम। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये निहित होता है, ये कलाएं होती हैं जो सीखने के लिए उत्सुक होती हैं। इस तरह से कार्य जो है होता है। इसके बाद आता है
शास्त्रीय अनुबंधन साहचर्य के द्वारा सीखना। पलवल का सिद्धांत है शास्त्रीय दिया गया है को शास्त्रीय अनुबंधन साहचर्य के द्वारा ही सीखना पालवल का सिद्धांत है। ये पालवल का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ख है क्रिया प्रसूत का नियम। क्रिया प्रसूत के नियम में पूर्ण बलन का नियम है। इन्होंने पूर्ण बलन का नियम दिया था। तीसरा है कौशल का सीखना। कौशल का सीखना यह लास्ट नियम था। इस तरह से अधिगम के चैप्टर से हम देखते हैं इतने तथ्यों पर, इतने पॉइंटों पर हम विशेष तौर से अध्ययन कर लें तो एक क्वेश्चन अनिवार्य जो है अधिगम के प्रश्न पर प्रत्येक सीटेड परीक्षाओं में आता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 2 नंबर पक्के हैं। इतने में से ही आएगा सिर्फ। इस तरह से आप लोग सीटेड एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम, हरियाणा टेट एग्जाम, राजस्थान टेट एग्जाम, महाराष्ट्र टेट एग्जाम, कर्नाटका टेट एग्जाम, यूपी टेट, उत्तराखंड, झारखंड आदि बोर्डों पर ये आपस तैयारियां विधिपूर्वक कर सकते हैं। साथ ही साथ आगामी एग्जाम में 2021 में आने वाले हैं और उस एग्जामों में आप सफल होने के लिए इन्हें विस्तृत हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ हम आपके प्रत्येक संदेशों को दूर करेंगे। और यदि आपको लेना है हमारे यहाँ नोट्स PDF फाइल में, अन्य में कंप्लीट हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। इसके साथ अन्य वीडियो हमारी जो है हाई स्कूल, इंटर में गणित और विज्ञान की कक्षाएं हम प्रतिदिन चलाते हैं। छात्र आप उस पर उपस्थित होकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं तथा उसमें सम्मिलित हो सकते हैं लाइव क्लास में। अब अगली वीडियो संपूर्ण सिलेबस अध्ययन पर मिलेगा आपका। अगला चैप्टर पर हम मनोविज्ञान, साथ ही साथ पर्यावरण और अदर्स पर वीडियो बनाकर डालते रहते हैं। समय मिलती है कॉलेज से छूटने के बाद तो हम यह कार्य को छात्रों को आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हम आमंत्रित होते हैं और अग्रसित होते हैं। धन्यवाद। असफल होते हैं, मिलन कम पसंद करते हैं, किसी से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। लेखक बनने के लिए व्यक्तित्व उनमें अंदर निहित होती है, वह क्षमता उनके अंदर होती है। किसी भी तथ्य पर, किसी भी वसूल पर कहानी लेख लिखने के लिए लेखक बनने की क्षमता अंतर्मुखी व्यक्ति में निहित होती है। तो ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी आते हैं। दूसरा इसका बहुमुखी है, दूसरा है बहुमुखी।
बहुमुखी में कैसे व्यक्ति आते हैं? भौतिक सामाजिक कार्य में विशेष रुचि रखते हैं। इनके अंतर्गत आने वाले भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण आदि में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्ति आते हैं। साथ ही साथ वाचाल होते हैं। वाचाल मतलब अधिक बातें करना, अधिक किसी को प्रभावित करना, अधिक किसी को आकर्षित करना, ये गुण उनके अंदर होता है। मेल जोल बढ़ाने की क्षमता उनमें ये तो है। आत्मविश्वास होता है, चरम सीमाओं से ऊपर भी भाव विभोर भाव को अस्पष्ट करना तथा बोलचाल मेल जोल बढ़ाने की भावना आदि उनमें जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति कौन हो सकते हैं? नेता हो सकता है और एक शिक्षक हो सकता है। ऐसे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति नेता हैं या तो शिक्षक है। जो बहिर्मुखी वाला व्यक्ति कहलाता है। उभयमुखी, तीसरा उभयमुखी। उभयमुखी में आने वाले ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति उभयमुखी में आते हैं जो बोलने, चालने, लिखने एकांत में चाहते हैं। बोलने चालने के लिए, लिखने के लिए, सारी चीजें करने के लिए वह उभयमुखी एकांत में वो चाहता है कि सारी बातें बोलने की हो, लिखने की हो, पढ़ने की हो या कोई भी बातें हो, वह एक निश्चित एकांत में हो, एक शांति प्रिय से हो। ऐसे व्यक्ति जो है आपके उभयमुखी कहलाते हैं। उभयमुखी उचित वांछित व्यक्ति होता है और इनके अंदर यह क्षमता जो है निहित होती है। अब आइए हम 5वें स्टेप पर चलते हैं। आपका 5वां स्टेप आपका है भारतीय दृष्टिकोण से वर्गीकरण। भारतीय दृष्टिकोण से हम वर्गीकरण कर रहे हैं। इस भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आने वाले स्रोत, कारण, कारक, जिसमें स्रोत, कारक, और कारण, इन तथ्यों पर हम देखते हैं, जिसमें सदोगुणी शब्द आया है। सदोगुणी का अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है ईश्वर में धर्म, ईश्वर और धर्म में, ईश्वर और धर्म में यह संपर्क सदोगुणी होता है। रजोगुणी शब्द जो आया है, इनका अर्थ है कर्म में, कर्म से अंतर्गत आता है। इसी के बाद तपोगुणी में आता है सुख प्राप्ति में, सुख प्राप्ति,
सुख प्राप्ति में। इसी के साथ साथ ये आपके 5वां पॉइंट में भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्ति का वर्गीकरण इन 3 सदों में किया गया। पहला है सदोगुणी ईश्वर और धर्म में, दूसरा रजोगुणी कर्म में, तीसरा तपोगुणी सुख प्राप्ति में। ये 3 का चरणों में इनका जो है हम अध्ययन करते हैं। अब आते हैं 6वां में आधुनिक दृष्टिकोण से, आधुनिक दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण वर्गीकरण। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा गया है, आधुनिक दृष्टिकोण से देखा गया है इसमें कैसे कैसे व्यक्ति आते हैं। इनके अंतर्गत आने वाले भावुक, कर्मशील, भावुक, कर्मशील, विचारशील, व्यक्ति को प्रभावित करने वाले। इस आधुनिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण में भावुक, कर्मशील, विचारशील वाले व्यक्ति इसमें आते हैं। अब हम व्यक्तित्व अगला स्टेप पर चल रहे हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, एक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, इस तथ्य पर हम जो है अब अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारक में देखा गया, पहला नियम दिया गया, वंशाक्रम का प्रभाव। नंबर 1, वंशाक्रम का प्रभाव वाला स्टेप था। वंशाक्रम के प्रभाव में देखा गया कि कैसे कैसे वंश में कितने लोग प्रभावित होते हैं, जिसमें देखा गया स्किनर हेनरी के अनुसार इसमें स्किनर और हेनरी इन्होंने अपने मत को प्रकट किया। इन्होंने अपने मत को प्रकट करके स्पष्टीकरण किया जिसमें उन्होंने कहा माता पिता के कुछ निश्चित शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यवसायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसी भी बच्चे में वंशाक्रम का प्रभाव स्किनर और हेनरी ने दिया कि माता पिता के कुछ निश्चित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यवसायिक, व्यक्तित्व आदि शक्तियां उस पीढ़ी में प्राप्त होती हैं जो उस पीढ़ी के अंतर्गत कार्य को करते हैं।
ऐसे जो है वंशाक्रम का प्रभाव हेनरी के अनुसार दिया गया। दूसरा नियम इसका दिया गया था, दूसरा है सामाजिक वातावरण का प्रभाव। सामाजिक वातावरण का प्रभाव। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत इन्होंने दिया कि इन समाजीकरण में देखा गया बालक के जांच के समय, बालक के जन्म के समय बालक के जन्म के समय ये पशु समान होता है। बालक जन्म के समय पशु के समान होता है। पशु बालक जन्म के समय पशु के समान होता है, परंतु सामाजिक वातावरण के संपर्क में आने पर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे वह कौन से परिवर्तन है सामाजिक में आने के बाद? आता है आपका भाषा, रहन सहन, ढंग, खान पान, व्यवहार, तरीका, विचार, नैतिकता आदि समाज में प्राप्त होता है। हम इतना नहीं लिख सकते हैं, हमने आपको बता दिया कि बालक के जन्म के समय वो पशु के समान होता है, परंतु सामाजिक में जब वो आता है, समाज में जब आता है, सामाजिक में जब प्रवेश लेता है, उनकी उम्रें प्रवेश करती हैं, तब व्यक्ति भाषा, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, वातावरण तथा मानसिक शारीरिक ढंग, तौर तरीके, सामाजिकता, धार्मिकता आदि कूट कूट कर उनके अंदर अर्जित वो करते हैं और निहित होती जाती है। इस तरह से यह जो है सामाजिक वातावरण का प्रभाव आधारित होता है। अगला स्टेप था तीसरे का उन्होंने दिया परिवार का प्रभाव। देखिए, परिवार के प्रभाव में हमने बहुत से सांस्कृतिक देखा है, सामाजिकता देखा है कि परिवार में व्यक्ति का निर्माण परिवार से ही शुरू होता है। बच्चा चोर है, चोरी करना सीखता है, पहले माता पिता से ही शुरू करता है। माता पिता के जैसे नेचर होंगे वैसे आने वाली संतान उन्हीं से पैदा होती है। उनका वृद्धि और विकास उसी स्तर से होता है जिसमें हेनरी ने कहा था व्यक्ति का निर्माण परिवार से ही शुरू होता है, समाज में वह पूरा होता है। जो परिवार प्रेम, सुरक्षा, स्वतंत्रता, साहस, आत्मनिर्भरता आदि में व्याप्त होता है, जो व्यक्ति में सामाजिकता, धार्मिकता, सहनशीलता, संघर्षशीलता आदि गुण जो प्रकट होते हैं, वही चीजें जो है आने वाली हमारी पीढ़ियों में भी उत्पन्न होता है और वह पीढ़ियों में भी यह प्रभावित भी होता है। ये न कहा जाए कि पीढ़ी में नहीं प्रभावित होता है। हमारे माता पिता जैसे परिवार जैसे लालन पालन होगा, जिस सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में हम रहेंगे, आने वाले समय में वैसा ही हमारा वृद्धि और विकास, लालन पालन, हमारे अंदर क्षमताएं भी, सामाजिकता, शारीरिकता, रहन सहन,
सारी चीजें जो है कूट कूट कर समाज में व्याप्त हैं, वही हम अर्जित करते हैं। यदि हमारे माता पिता गंदा है तो हम गंदे अर्जित करेंगे। लड़ाई झगड़ालू हमारे माता पिता तो हम भी लड़ाई झगड़ाई ही समाज से अवशोषित करेंगे। यदि हमारे माता पिता स्वच्छ दिमाग, स्वच्छ कार्य करने वाले, स्वतंत्र मुख के बन, तो हम वैसा ही अर्जित करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये गुण जो है पारिवारिक आधार पर भी बच्चों में निहित होता है। चौथा पॉइंट आता है इसका सांस्कृतिक वातावरण। देखिए, सांस्कृतिक वातावरण, इसमें देखा गया सांस्कृतिक वातावरण में एक व्यक्तित्व का निर्माण जब होता है तो समाज व्यक्ति का निर्माण करता है, समाज ही व्यक्ति का निर्माण करता है, और सांस्कृतिक उनमें निहित होती है और उस संस्कृति को उत्साहित किया जाता है, जागृत किया जाता है और समाज में उसका वो प्रदर्शन करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ भी आ जाता है, जैसे एक कला का हो, मोटर मैकेनिक व्यक्ति है तो वह कला आ जाए, नाचा गान बजाने वाला हो वैसा आ जाए, एक प्रवक्ता हो या एक अन्य कारीगर जैसा हो। तो ये चीजें जो है आपका मनुष्य जिस संस्कृति में जन्म लेता है और जिस सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह रहता है, जिस सामाजिक वातावरण में रहता है, वहां के वैसे ही सामाजिक कार्यक्रमों को अवशोषित करता है और आने वाले समय में वही सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावित करता है। तो ऐसे सांस्कृतिक वातावरण में यही व्यक्ति आते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है विद्यालय। विद्यालय में देखा गया है आपका विद्यालय का प्रभाव। अगली है पांचवी, विद्यालय का प्रभाव। तो विद्यालय के प्रभाव में देखा गया पाठ्यक्रम, अनुशासन, खेल तथा कुछ शिक्षक का व्यवहार, सहपाठी का व्यवहार आदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसको बालक कुठित और विकृति रूप से ग्रहण करता है। जैसे एक शिक्षक है, शिक्षक की कृतियों को बच्चे पसंद करते हैं। जैसा शिक्षक होगा, जैसी कृतियां करेगा, जैसी जो वेशभाषा होगी उसकी, जैसे वाचाल उसका होगा, तो उस गुण को बच्चे अपने अंदर अर्जित करते हैं। कुछ अध्यापक, कुछ शिक्षक दूसरी प्रवृत्ति के होते हैं, वो दूसरे गुण प्रकट करते हैं। उसी तरह से देखा जाए सहपाठी, छात्र जिस ग्रुप में होता है, जिस समूह में होता है, जैसा सीखता है, जैसा करता है, वैसी प्रवृत्तियां उसके आगे जो है आती हैं। तो यह चीजें जो हैं बच्चों के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालती हैं। तो विद्यालयी शिक्षा भी जीवन का एक मार्गदर्शक के रूप में सम्मिलित होता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में अगला हम शुरू करने जा रहे हैं संवेगात्मक विकास। 6 पॉइंट, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में ये देखा गया कि एक व्यक्ति का विकास कैसे होता है। इनमें अंतर्गत आने वाले देश काल वातावरण, अनुकूल वातावरण में रहकर एक अनुकूल वातावरण में रहकर संवेग पर नियंत्रित रहता है। संवेगात्मक
असंतुलन की स्थिति में बालक का व्यक्तित्व गठित होता है और गठित के साथ साथ संवेगात्मक स्थिरता का प्राथमिकता दी जाती है। इसी संवेगात्मक विकास के अंतर्गत व्यक्ति के अनुकूल वातावरण में रहकर जैसा संगठन है, जैसा गुण है, जैसा वातावरण है, जिस वातावरण में बच्चा रहता है उसी वातावरण में रह करके वैसी प्रवृत्तियां अपने अंदर डालता है, वैसी प्रवृत्तियां में वह भी काम करता है। इस तरह से संवेगात्मक गुण उनके अंदर उत्पन्न होता है, वैसा जो कार्य कर दिखाता है। अगला स्टेप आता है मानसिक योग्यता व रुचि का प्रभाव। सातवां मानसिक आता है मानसिक योग्यता एवं मानसिक योग्यता एवं रुचि का प्रभाव। तो इनके अंतर्गत एक स्वच्छ बालक का मानसिक कैसा होना चाहिए, उनकी रुचि कैसी होनी चाहिए, मानसिक योग्यता में स्वभाव उसका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजों पर हम अध्ययन करते हैं। जैसे व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि होती है वह उसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। और जो सफलता अनुपात मानसिक योग्यता का व्यवहार समाज में अनुकूल बना भी लेता है। यानी व्यक्ति का जिस क्षेत्र में रुचि होती है उसी क्षेत्र में वह ज्यादा अग्रसर होता है और अग्रसर उसी क्षेत्र में होकर अपनी प्रवृत्तियां उसी क्षेत्र में व्याप्त कर लेता है। जैसे मानसिक योग्यता और रुचि का प्रभाव, हम कहते हैं पेन बनाना है तो पेन बनाने की शौक है, हमारा अगल बगल कोई नहीं पेन बनाने वाला है तो हम ढूंढ ढूंढ कर पेन बनाने वाले के ही पास जाएंगे और उसके साथ रहकर यह क्रियाकलाप हम सीखेंगे। क्योंकि हमारे अंदर मानसिक योग्यता और रुचि, हमारी रुचि वही है, हमारे प्रेशर भी मानसिक वही है कि हम उस कार्य को जो है करें, उसी कार्य में हम अपनी योग्यता को प्रदर्शन दिखाएं, योग्यता को साबित करें। ऐसा गुण जो है आपका व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि होती है वह उसी में सफलता पा सकता है और जो सफलता अनुपात सामाजिक योग्यता व व्यवहार के समान वह अनुकूल भी उसके बना लेता है, उसी अनुकूल में वह भी ढल जाता है। तो ये जो है मानसिक योग्यता और रुचि का प्रभाव आधारित होता है। अगला है स्टेप 8, शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव में देखा गया है कि जैसे व्यक्ति अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन शारीरिक, रासायनिक, शारीरिक रचना आदि व्यक्ति को प्रभावित करता है। जैसे व्यक्ति का आकार, व्यक्ति का